नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश के परीक्षार्थी जो कि जेल प्रहरी एवं वन रक्षक के लिए जो तैयारी करते होंगे वो अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, जो पटवार की जो आपकी एग्जाम हुई है या जो अभी जो वन रक्षक की एग्जाम हो रही है, उसके आधार पर यह लगता है कि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके सफलता के लिए। इसलिए इंग्लिश में जो बच्चे दे चुके हैं उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी एग्जाम अपेयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इंग्लिश को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर ले। इंग्लिश में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम से आते हैं। इसी के तरह जो आप लोगों की तरफ से जो मेरे पास रिव्यू आया था कि फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने अभी आप लोग के लिए 100 इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स का सेट दे रहा हूं। इस 100 इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वह सभी पहलू को ले लेता है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर आपकी और सभी ज्ञान को, मतलब चाहे एंटोनिम्स सिनोनिम्स या फिर ग्रामर की हो गया या सेंटेंस को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, सबकी जानकारी दे देता है। इसलिए आप लोग के अनुसार ही मैंने 100 इंपॉर्टेंट आपको फिल इन द ब्लैंक्स लाया हूं जो कि बहुत हद तक आपके सिलेबस को कवर करेगा और इसके आधार पर आपको परखने का मौका मिलेगा कि आखिर दिया हुआ सिंपल ही है, देखने में भी सिंपल लगता है, लेकिन आखिर उसे क्या देना ज्यादा जरूरी है उसके बारे में आपको बेरूबरू करा रहा हूं। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो जरूर आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में भेजें और अपनी कमेंट जरूर भेजें कि आगे मैं आपके लिए क्या करके रखूं, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है वो आप लोग के अनुसार हो रहा है। जैसे आप लोग बोलते हो कि नहीं इसकी मुझे जरूरत है, उस ढंग से मैं आपके लिए सेवा में तैयार रहता हूं। इसी दौरान जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि 100 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस जो कि आपके पूरे कंटेंट्स को कवर करेगा, उसके अंतर्गत मैं आज आपको करा रहा हूं। और एक बिग क्लासेज है जो कि आपको कंप्लीट करके दूंगा 100 क्वेश्चन का। और 100 क्वेश्चन ये भी नहीं कि इधर उधर से एकदम जो आपके कंपटीशन में आए हुए हैं या एमपी में क्वेश्चन है उसको बेस्ड बनाया गया है। अब इसी दौरान जैसे पहला क्वेश्चन है, लेडीज आर नॉट इंडियंस। अब यहाँ प्रोनाउन बढ़ा रहा है, दिस लेडी, दैट लेडी, दो लेडीज और एनी लेडी। अब आपको क्या लगना चाहिए उसको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो लेडीज है वह क्या है, लेडीज प्लुरल में है। तो प्लुरल में तो दिस दैट इसे तो लगा नहीं सकते हैं, तो दोज लेडीज, दोज से और की वो लेडीज जो है वह इंडियंस नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो आपको यहाँ आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं और आगे उसका व्याख्या भी दे रहा हूं। जैसे इसी का व्याख्या देखिए, दो लेडीज आर नॉट इंडियन। क्यों? दोज का प्रयोग प्लुरल नाउन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट सच बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। अब यहाँ क्या होना चाहिए आप गेस कीजिए। यहाँ जो आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए और आर्टिकल में नॉर्मल आर्टिकल, क्योंकि पर्टिकुलर फिक्स नहीं किया गया है, तो इसको ख्याल से जो यहाँ जो होगा कि अ का प्रयोग होगा, मतलब ए इसका सही आंसर है। इट इज नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक, मतलब सच ए बिग प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल याद है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसको जैसे आप सोचते हो। देखिए ए आर्टिकल का प्रयोग होगा क्योंकि बी क्वेश्चन से शुरू होने के कारण होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, ही इज यूरोपियन। अब देखिए देखने से तो लगता है कि इसके अंदर एन का यूज होना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे से सिखाता जा रहा है कि किसी भी इंग्लिश के वर्ड में अगर ए ई आई ओ यू हो तो उसके पहले एन का लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक और क्लॉज है कि उसका उच्चारण उसी सब स्वर से होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन हो रहा है यहाँ, जिसका उच्चारण हो रहा है यू हो रहा है, इसलिए यू ऊ नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा और यहाँ आर्टिकल ए का पहला होगा। ठीक है, जो मैंने बोला यही आपका समझाया भी गया है, आपको समझा भी देता हूं, उसके बाद उसका आंसर भी व्याख्या से दे रहा हूं। राजा इज, अब देखिए यहां क्या होना चाहिए, ऐसे तो HONEST लिखा हुआ है ऑनेस्ट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट कहा जाता है, इसलिए राजा इज एन ऑनेस्ट बॉय। देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेंट ना हो, एच से शुरू हो तो उसका अचानक एच नहीं हो तो उसके पहले एन लगाते हैं, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एयर, ETC।
ही इज, अब यहाँ गलती मतलब यहाँ भी वही बात, आर्टिकल लगाना, लेकिन यहाँ ऐसी गलती मत करना है, यहाँ एन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसका अच्छा औसे और फैन, तो इसलिए एन का प्रयोग होगा यहाँ। हियर इज द वॉच दैट यू आर लुकिंग। अब लुकिंग के साथ एक फ्रेजल वर्ब हो गया या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहो कि अप, फॉर, ऑफ एंड आउट, क्या सही होना चाहिए? तो गेस करो थोड़ा कि क्या होगा, और मेरे ख्याल से लुकिंग फॉर होना चाहिए। लुकिंग फॉर का मतलब होता है इसका मतलब खोजना होता है। तो हियर इज द वॉच दैट यू आर लुकिंग फॉर। देखिए इसका मैंने व्याख्या भी दे दिया हूं, इसका जो आंसर हो गया ये लुकिंग फॉर हो गया। और मैंने बाकी जो है उसका जैसे लुक फॉर मतलब खोजना, आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब, लुक एट देखना जांचना, ही लुक्ड एट द सीलिंग, व्हाट आर यू लुकिंग एट क्या देख रहे हो, वी मस्ट लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑल साइड्स। लुक आउट होता है बाहर से देखना या ताक में रहना, इसका पुलिस वाले भी बहुत यूज करते हैं। लुकआउट नोटिस आ गया, लुकआउट नोटिस का मतलब हो गया है कि उसको हमेशा नजर में रखा जाएगा कि कहाँ है। तो शी स्टूड एट द विंडो एंड लुक्ड आउट, बाहर, इसका क्या अर्थ हो गया है? यहाँ लुक आउट का अर्थ हो गया कि वह बाहर ताक झांक कर रहा है। तो ये वाला लुकिंग फॉर द प्रे, इसमें क्या है कि यहाँ बाहर देखने के लिए हो गया, और चूंकि ईगल वाज लुकिंग आउट फॉर द प्रे, तो यहाँ लुकिंग का मतलब हो गया ताक में रहना, क्योंकि जो ईगल जो है ना वह अपना शिकारी के ताक में रहता है कि कब मिले कि झपट्टा मार लूं। तो इस ढंग से आप इसको याद कर लीजिएगा, कहीं खूब क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और अभी भी आपके पास टाइम है। अब यहाँ देखिए शी हैज बीन स्टडिंग 2 आवर्स। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जनरली सीन्स एंड फॉर लगाते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि सीन जो होता है वह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम में 2 आवर्स, 2 आवर्स में पता नहीं है कि सुबह का है कि शाम का है कि रात का है कि दिन का है, इसलिए फॉर का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ लिखा भी, आपको और प्रैक्टिस करा दिया हूं कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अर्थात फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय बताने के लिए होता है। और जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। देयर इज ए काउ, यहाँ प्रीपोजिशन है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो फिलिडी ब्लैंक्स है आपको पूरी चीज को कवर कर रहा है, सब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो भी होगा सब इसके अंदर आ जाएगा। तो देयर इज ए काउ द फील्ड, ऑन द फील्ड का क्या मतलब हो जाएगा? जमीन उसके ऊपर, नहीं, इन द फील्ड यहाँ लिखा जाता है, इसलिए देयर इज ए काउ इन द फील्ड होगा। यहाँ इन का अर्थ होता है, जैसे एक और एग्जाम्पल है, देयर इज वाटर इन द रिवर। ही नोज बॉडी इन द, मतलब यहाँ एनी नहीं हो सकता है, बॉडी एनी गलत से नो नहीं हो सकता है, समवन नो हो सकता है, ही नोज नो बॉडी इन द कॉलेज, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। नो का यह नेगेटिव आइडिया के लिए किया जाता है, ये आपको मैं लिख के भी दे रहा हूं। अब देखिए 10th क्वेश्चन, साल्ट इफ यू पुट वाटर इन इट, यह एक हैबिचुअल मतलब कि कंटिन्यू घटना है। मैं आपको टेंस का भी क्लास लूंगा, उसमें आपको पूरे बतला दूंगा कि कहाँ क्या होना चाहिए। जैसे सॉल्ट इफ यू पुट वाटर इन इट, तो सॉल्ट एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, होगा घटना, तो सॉल्ट डिजॉल्व्स इन। यहाँ मे नॉट कम सिंस आई वॉज टू बिजी, ये क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस का है, तो चूंकि पास्ट टेंस का है तो इसीलिए ए तो हो ही नहीं सकता है, ए हो नहीं सकता है, ए तो हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ए नहीं होगा। माइट नहीं, तो आई कुड नॉट कम स्टडी सिंस आई वॉज टू बिजी होगा, ठीक है ना। कैन नहीं होगा तो, क्योंकि तो आई वॉज नॉट कम ये भी गलत हो गया, आई माइट नॉट ये भी गलत हो गया, तो कुड इसका सबसे सही है। कैन जो है वो एबिलिटी को दिखाता है, जैसे आई कैन डू दिस वर्क। अब माई लेटर लास्ट इवनिंग, अब देखिए फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, एम फिनिशिंग और फिनिश, यहां से क्वेश्चन को पकड़िए कि ये पास्ट टेंस का काम है। यहाँ पास्ट टेंस में दो है, एक ए और ए,
हैव फिनिश्ड कब होगा, जबकि काम का प्रभाव अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है ना। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई लेटर, तो वहां हैव फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन यहां क्या है कि पास्ट टेंस की घटना है, तो ए दोनों तो आप पहले ही काट दोगे, ए कट ही गया तो बच गया एक। तो आई फिनिश्ड माई लेटर लास्ट इवनिंग, ये पूरे पास्ट टेंस की घटना। लिख भी दिया आपको, आप उसको पढ़ सकते हो। ही इज ओल्डेस्ट ऑफ माई सर्वाइविंग सन्स। अब यहां देखिए कि थर्ड सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जनरली सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहां ही इज द ओल्डेस्ट होगा और माई सन ड्यूरिंग। यहां भी ओल्डेस्ट सुपरलेटिव जो मैंने आपको बोला वही लिखा भी हुआ है। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड सीन हिज डॉग। तो यहां क्या है कि आई हैड सीन हिज डॉग होगा, क्यों, क्योंकि यहां दो घटनाएं घट रही है, एक हो रही है यहां से आस्क और एक यहां घटना घट रही है। इसमें एक रूल है जो कि आपको इधर लिखा भी हुआ है कि जब दो पास्ट घटनाएं घटी हो, जिनमें एक घटना दूसरी घटना के बाद घटी हो, तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट में और दूसरी घटना को सिंपल पास्ट में रखा जाए। जैसे ट्रेन है स्टार्टेड व्हेन ही रीच द स्टेशन। देखिए फिर से नहीं, जब तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट में, जैसे ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा कब, व्हेन वी रीच सेकेंड लाइन। एक और समझ लीजिए, द बेल हैड रंग बिफोर द टीचर रीच, टीचर से पहले ही हो गया था। तो क्या आपने सीखा कि पास्ट में दो घटनाएं घटती हो तो पहली घटना के साथ पर पास्ट परफेक्ट और दूसरी घटना के साथ सिंपल पास्ट दिया जाए। अब हिज एक्शन वाज नाइदर यूज, आप जानते हो कि नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है या निगेटिव सेंस में होता है, मतलब नाइदर नॉर। आइदर और। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ही इज एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब है जुआ। तो देखिए लिखा भी हुआ है कि यह किसी चीज के लिए अभ्यस्त होना को एडिक्टेड बोलते हैं, तो इसलिए जो यहाँ जो सही आंसर है वह आपका हो गया टू। देयर वाज पैसेज, क्या है, टू हाउसेज। अब यहाँ दो ही में से अपना चैलेंज है, एक तो एमोंग और एक बिटवीन। क्या होता है कि जब दो के बीच में तुलना करना पड़ता है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक के लिए तुलना करना पड़ता है तो एमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए कि सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। बिटवीन के बाद दूसरा चीज जो है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए। जैसे बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन ही मैन हर, सारा ऑब्जेक्टिव केस है। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है। मतलब आपने बिटवीन के लिए क्या क्या सीखा, बिटवीन का प्रयोग के अर्थ में दो व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे सीता इज बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब सीता राम और श्याम के बीच में बैठ रहा है। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि अगर ये तो हो गया केस की बात होता है, तो जैसे यू एंड मी, यहाँ यू एंड आई नहीं होगा, ये भी कॉमन में क्वेश्चन आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, बिटवीन हिम एंड हर। और बिटवीन के बाद जो होता है एंड का प्रयोग होता है। लेकिन एमोंग क्या होता है, दो या दो से अधिक के लिए होता है। कहीं कहीं एमोंग को एमोंगस्ट भी लिखा जाता है, जैसे प्रॉपर्टी आर डिवाइडेड एमोंगस्ट द थ्री सिस्टर, द फैक्ट्री स्टैंड्स एमोंगस्ट द ट्रीज। नेक्स्ट है, दे आर इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू टी। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, इसीलिए इसका उत्तर आपको मिल रहा है वह मी टू हो जाएगा। नाइदर
ऑफ द टू बॉयज। अब यहां देखिए पहला चीज तो ध्यान दीजिए कि नाइदर के साथ या नीदर भी बोल सकते हो, नीदर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का दो कंडीशन यहाँ है कि भी जिसको मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं कि नीदर ऑफ के साथ होगा कि प्लुरल वर्ब का प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, मतलब टू बॉयज नहीं होगा, और यहाँ जो होगा कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए कि हैव तो हो नहीं सकता है क्योंकि आपको सिंगुलर वर्ब है या प्लुरल वर्ब है, यह नहीं होगा और यह नहीं होगा, तो मात्र आपका आंसर एक हो गया नाइदर। और नियम के अनुसार भी है कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज इनवाइटेड, क्योंकि इसके लिए रूल क्या है कि नाइदर ऑफ प्लस प्लुरल सब्जेक्ट एंड शायद मैं लिख के भी दे दिया होगा, देखिए है ना, आइदर के साथ प्लुरल नाउन या प्लुरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ द हर सिस्टर, मतलब तीन सिस्टर है, अगर दो होता तो आइदर भी लिख सकते हैं, लेकिन शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ द सिस्टर मतलब दूसरे सिस्टर के साथ जाता है। इसका चार उत्तर हो गया। द बॉय इज द, अब देखिए दो का तुलना है तो दो के तुलना में क्लेवरल नहीं, क्लेवर तो इसका पहला उत्तर होगा क्लेवर। इसी रंग से ही इज देन इज सिस्टर। अब यहाँ दो चीज है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। जनरली जो अपने खून के रिश्ते से होते हैं तो वह एल्डर का प्रयोग किया है, मैं तो पूरा समझा दिया है कि जब ब्लड रिलेशन के साथ होता है तो एल्डर का प्रयोग होता है, तो एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग ह्यूमन बींग के लिए किया जाता है। ही इज माई एल्डर ब्रदर, जॉन इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, किंतु ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग ह्यूमन बींग और वस्तु के लिए किया, जैसे सीता इज ओल्डर देन मिस स्मिथ। इसका मतलब ही हो गया कि सीता और मिस स्मिथ दोनों दो खून के, मतलब एक ही फैमिली के नहीं है। मिस्टर शर्मा इज ओल्डेस्ट इन द विलेज, पूरे गांव में उन्हें ओल्डेस्ट है। वी नेवर एसोसिएट विथ सॉर्ट ऑफ पीपुल। अब यहाँ जो है कि कंजंक्शन की जरूरत होती है, तो कंजंक्शन इस तरह के कंजंक्शन में डैट का प्रयोग किया जाता है, तो बी नेवर एसोसिएट विद डैट सॉर्ट ऑफ द पीपुल, जिसका कि व्याख्या भी लिखा हुआ है कि डैट का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। शी वॉज बोर्न इन इटली, ध्यान दीजिए, शी वॉज बोर्न इन इटली ऑन मई 15, मतलब इन किसके लिए होता है, इटली के लिए, और ऑन तारीख के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोहन इन ए स्मॉल विलेज। अब देखिए यहाँ लिव्स भी हो सकता था, लेकिन यहाँ बजाबते आपको लिखा हुआ है कि इसको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, इसलिए सी लिव्ड इन द स्मॉल विलेज हो जाएगा। यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड, क्योंकि इफ से क्योंकि ये निगेटिव सेंस है कि जब तक तू कठिन मेहनत नहीं करोगे जब तक तू पास नहीं होगा। तो यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड। सुरेश इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज ओल्डर देन मोहन, क्योंकि यहाँ एल्डर जो है यहाँ एक खून के रिश्ते को दिखाता है, या कोई मोहन थर्ड पर्सन है उससे दिखाता है, इसलिए दूसरा हो जाएगा। ही बॉट ए चेयर मेड ऑफ स्टील, नहीं, ही बॉट ए चेयर वाज मेड बाय स्टील, क्योंकि इसलिए कि बॉट जो पास्ट टेंस में है तो यहाँ वाज का प्रयोग होगा। वी ऑल प्रेज्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी होगा, देखिए ब्रेव, क्योंकि यहाँ ब्रेवरी सही उपयुक्त है, क्योंकि ब्रेवरी नाउन है जो कि बहादुरी का प्रदर्शन करता है। ए मैन हु इज, अब देखिए इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, एक इंटोनिम सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, इसमें इंडस्ट्री मतलब उद्योग होता है, इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है, इसलिए 30 का 3 उत्तर सही होगा। देख लीजिए इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, इंडक्ट।
इसका एक और वर्ड मैंने लिख दिया हूं, इंडक्ट लिखा हुआ। इंडक्ट का मतलब प्रवेश करना, कहीं इंडक्शन। गीतांजलि इज टैगोर मोस्ट फेमस बुक। ये फेमस बुक यहाँ होगा। फेवर्ड का मतलब सबका मीनिंग शायद नहीं लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं। फेवर्ड का मतलब उसके पक्ष में जाना। फैंसी मतलब फ्लेवर्ड मतलब टेस्ट होता है, मतलब इसका मतलब होता है फ्लेवर्ड मतलब टेस्ट, स्वाद। फेमस मतलब प्रसिद्ध। फेवर्ड मतलब पक्ष में, और फैंसी जानते ही हैं। नेक्स्ट है आई हैव नो आइडिया वेयर ही कम्स फ्रॉम। तो इसका दूसरा उत्तर होगा, नहीं सॉरी, आई हैव नो आइडिया वेन, क्योंकि अब टाइम को इंडिकेट करता है। वेयर स्थान को दिखाता है। आई हैव नो आइडिया वेन ही कम्स, ठीक है ना, तो इसलिए वेन ही कम्स होगा। एंड आज प्लीज लेट, अब लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होता है। तो प्लीज लेट मी टू डू वर्क, तो इसमें प्लीज लेट मी डू वर्क तो चौथा है।